नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति ने वेबसाइट की लॉन्च। 1 महीने तक 3 तरह से आम जनता दे सकेगी सुझाव। 1 करोड़ लोगों से मैसेज पर भी मांगे गए सुझाव। भर्ती पेपर लीक मामले के बाद आयोग की विश्वसनीयता पर खड़े हुए सवाल। 8 भर्तियों का जिम्मा छीनने के बाद लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने की हो रही तैयारी। कल कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। विधानसभा भर्ती घोटाले में बीजेपी दिग्गज मुख्यमंत्री को ही दे रहे सलाह, लेकिन धामी निकले 2 कदम आगे। पुराने कारनामों को सुधारने के लिए ले रहे ताबड़तोड़ एक्शन। अपने रिश्ते नातेदारों को दी गई सरकारी नियुक्ति पर अरविंद पांडे ने तोड़ी चुप्पी। जांच में सहयोग का आलाप रहे राग। सोशल मीडिया में वायरल पत्र ने खूब कराई थी किरकिरी। और ऋषिकेश एम्स में 4 महीने से भर्ती लक्सर एसडीएम की मौत। मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी एसडीएम कनौजिया। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में आज वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए प्रदेश के नागरिक अपना सुझाव दे सकते हैं। समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट बनाई गई है। आपको बता दें कि 27 मई 2022 को समिति गठित की गई थी और अब तक यूसीसी और उप समिति की 13 बैठकें इस मसले को लेकर हुई हैं। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने महिलाओं से समानता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देने की अपील की है। आपको ये भी बता दें कि 1 महीने तक 3 तरह से आप अपने सुझाव को दे सकते हैं, जिनमें पोर्टल के जरिए, ईमेल और डाक के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। साथ ही फोन के जरिए 1 करोड़ लोगों को मैसेज भेजे गए हैं, जिनसे मैसेज में सुझाव लिए जाएंगे। पोर्टल करने का कारण ये है कि जो विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, ये जो सब एब्सोल्युटली पर्सनल मामले जो है, इसमें अगर आप लोग कुछ कहे, जो हमारे नागरिक है वो जो कुछ कहे, तो उसका बहुत उपयोग होगा हमको, तो हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये पोर्टल हम लॉन्च करें। मेरा इतना ही कहना है कि हमको सहयोग करिए और सुझाव भेजिए, इसलिए हम आपके पास सामने। हमारी ये कोशिश है कि उत्तराखंड के हर नागरिक, हर घर तक हम पहुंचे, ताकि अगर उनके कोई विचार हो तो उससे हम वंचित न रहें। ये कमेटी का प्रयास होगा कि जितने भी उत्तराखंड के रेसिडेंट्स हैं वो सभी इसमें अपनी सहभागिता करें। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर भर्ती घोटाला ऐसा तो नहीं है कि अभी हुआ है। एक अरसे से नेता, मंत्रियों के नाते रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों पर काबिज करने का खेल खेला जाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि सियासत से जुड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम धामी को अब राय शुमारी दे रहे हैं। वो तब कहां थे जब उनके कार्यकाल में घोटालों का ये खेल खेला जा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी तो खुद 2 कदम आगे चल ही रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक तरफ यूके SSSC भर्ती पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे होने के साथ गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों की जांच की आंच भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इन घोटाले और गड़बड़ झालों की चल रही जांच के दौरान अब राजनीति से जुड़े कई महानुभावों के ऐसे बयान देखने और सुनने को मिल रहे हैं कि मानो बस यही सब ठीक करने में लगे हैं। जी हाँ, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर इन दिनों विधानसभा में हुई नियुक्तियों में हो रही जांच को लेकर उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, फिर आगे के माजरे को जानेंगे। यदि इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं, आपने कहा कि विधानसभा के अंदर, और आपने कहा कि फलाने मंत्री फलाने ने कहा कि ये किया, गलत किया, उन्होंने एक ठीक है, यदि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कि पहले वालों ने कहा, मैं एक बार अंतर कर दूं। हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया, क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा, और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं, तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। ये रही बात नियुक्तियों की। आपने दूसरा विषय
तो यदि गड़बड़ है तो मैंने उचित स्थान पे कहा है जहां मुझे कहना था। यदि ऐसी गड़बड़ियां रही कहीं तो उनको तत्काल नष्ट होना चाहिए। तो सुना आपने, तीरथ सिंह रावत कितने कॉन्फिडेंट होकर इस बात को कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत है तो ठीक करना हमारा काम है। बिल्कुल, ठीक करना आपका ही काम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तीरथ सिंह रावत के पास इस बात का जवाब है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों इस मसले पर ध्यान नहीं दिया। तीरथ सिंह रावत सीएम धामी को राय मशवरा दे रहे हैं कि घोटाले किसी के वक्त में भी हुए हों, जांच सब पर होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान हाल ही के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिया था। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान जब उनके पास भर्तियों को लेकर प्रस्ताव आया था तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पर लिख दिया था कि ये आयोग के जरिए हो और जो नियमावली है उसी के जरिए भर्ती होनी चाहिए। तो सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने खुद राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उस वक्त इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। शायद तब इतनी गंभीरता दिखाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जब मेरे पास फाइल आई थी तो मैंने उस पर यही कहा था कि आप भर्तियां कर सकते हैं, लेकिन आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने एक कोशिश की कि हम इस भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके निर्णय लें। मैं समझता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो परिवार के प्रतिनिधि नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इन बयानों को देखने और सुनने के बाद ये साफ जाहिर है कि भर्ती घोटाले को लेकर जो लोग कल तक चुप बैठे थे वही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह मशवरा दे रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जिन भर्तियों घोटालों को लेकर वो राय मशवरा दे रहे हैं उन पर सीएम धामी पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। भर्ती पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आने के तुरंत बाद विधानसभा में अपने चहेतों को सरकारी लड्डू चखा रहे मंत्रियों और अफसरों पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनको सीएम धामी ने उतनी ही संजीदगी से लिया है। तभी तो न सिर्फ पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कालखंड बल्कि राज्य गठन से लेकर अब तक विधानसभा में हुई भर्तियों का काला चिट्ठा खोलने की तैयारी चल रही है। बस देखना ये है कि अब नपेगा कौन कौन। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। भर्ती पेपर लीक मामले में सामने आए घोटाले और नकल माफियाओं के इस खेल में अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से भर्तियों का जिम्मा छिन सकता है। जी हां, मुख्यमंत्री धामी के लोक सेवा आयोग से भर्ती कराए जाने के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि अब आयोग से भरोसा टूटने लगा है। तो जिम्मेदारी आयोग के नए नवेले सचिव और परीक्षा नियंत्रक की भी बढ़ गई है कि कैसे खोए विश्वास को हासिल किया जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या आयोग पर से हटा भरोसा दोबारा कायम हो पाएगा भी या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए आप। पेपर लीक मामले के बाद आयोग से टूटा भरोसा, UKSSC से छिनेगा भर्ती कराने का जिम्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, PCS और अन्य संस्थाएं कराएंगी भर्ती परीक्षाएं। कल कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव। आयोग पर से टूटा भरोसा क्या लौटेगा वापस? सरकारी नौकरी का सपना लिए लाखों युवाओं का इस लाल बिल्डिंग में आने का ख्वाब रहता है कि कब वो इसमें दाखिल होकर अपने सपने को पूरा करेंगे। लेकिन भर्ती पेपर लीक मामले के उजागर होने के बाद से आयोग की विश्वसनीयता को लेकर खड़े हो रहे सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो चले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर लीक मामले की चल रही जांच में उलझे UKSSC की 8 भर्ती परीक्षाएं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाएं करा सकती हैं। इस बात के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद दिए हैं और कल होने वाली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर अभी 12,000 के करीब पद खाली हैं विभिन्न विभागों में और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहाँ पर विलम्ब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं
जो भी अहर्ताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं अहर्ताओं को रखते हुए, बरकरार रखते हुए समूह दो की जो भर्तियां हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। मुख्यमंत्री धामी इस बात को साफ कर चुके हैं कि करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा, मगर अब इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से टूटे भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो नई जिम्मेदारियों के साथ हाल ही में आयोग के नए नवेले सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और परीक्षा नियंत्रक के पद पर PCS अफसर शालिनी नेगी के लिए भी आगे की राह आसान नहीं होगी। आयोग के इन दोनों मजबूत कंधों पर आयोग की खोई विश्वसनीयता को लाना एक बड़ी चुनौती है। तो घोटाले से घिरे आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना भी अब इतना आसान नहीं होगा। आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से आयोग में ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों ने नकल माफियाओं के साथ साठ-गांठ कर सरकारी नौकरी देने के दलाली के इस खेल को खेला है, इससे प्रदेश के युवा आहत हैं। तो उनमें आयोग के इस कारनामे के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। UKSSC पेपर लीक मामले में जहां सरकार ने आयोग पर भले ही कोई कार्रवाई न की हो, लेकिन UKSSC के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाने प्रस्तावित था उन्हें अब सरकार लोक सेवा आयोग से कराने जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार जो छवि आयोग की पेपर लीक मामले से खराब हुई है उसे आने वाले दिनों में कैसे अब आयोग सुधारेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष गंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। शिक्षा विभाग में अपने कुनबे और नाते रिश्तेदारों को नौकरियां देने को लेकर आखिरकार पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी है। मीडिया के सामने आए अरविंद पांडे अपनी सफाई में कहा कि वो भगवान को साक्षी मानकर हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अरविंद पांडे का कहना है कि अगर वो जांच में दोषी पाए गए तो राज्य की जनता जो चाहे उन्हें सजा दे सकती है। मैं कोई झूठ या सच पे नहीं जाकर, मैंने एक आपसे बात कह दी कि जो नियम कानून है उसे नियम कानून का कहीं से कहीं पालन नहीं हुआ, किसी ने मेरे नाम पे किसी दुरुपयोग किया है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल खड़े होकर तैयार हूँ। बिल्कुल कहीं से कहीं तक किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे आप कहिए कि साहब ये जांच आपके यहाँ खड़ा होना है, और जो इसकी कीमत भी चुकानी होगी ना तो बिल्कुल हम ईमानदारी से कीमत चुकाने को भी खड़े हैं। कहीं कोई नियमों की अनदेखी मुझसे हुई है तो मैं हर चीज को मैं सामना करने को तैयार हूँ, हर जांच के लिए तैयार हूँ, और किसी को कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो सहमति लेनी है लो, मैं बिल्कुल खड़ा हूं। राज्य में हाई प्रोफाइल बना UKSSC भर्ती पेपर लीक मामले में पक्ष विपक्ष सियासी चुटकी भी ले रहे हैं। दिल्ली में लग रही बीजेपी मंत्रियों की दौड़ पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज कसा और कहा कि राज्य में भाजपा का कुनबा बिखर रहा है। प्रदेश में भर्ती धांधली में घिरी बीजेपी सरकार के मंत्री अब अपने पद को बचाने के लिए दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि UKSSC में जिस प्रकार से घोटाला पूरे देश के अंदर आया, उन्होंने उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की छवि खराब करने का काम किया है। एक लोग ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि जो इसकी CBI जाँच की जानी चाहिए, जो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उसकी देख रेख में निगरानी में ये CBI की जाँच हम मांग कर रहे हैं। इन्होंने जो SIT जो इन्होंने कर रखी जाँच हो रही है, इसमें ये सब राज्य सरकार के अधीन है। इसमें हमें नहीं लगता कोई पारदर्शिता देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पद बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। राज्य में विभागों में भर्ती घोटालों के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी घोटाले की आशंका जताई गई है और जांच विजिलेंस को सौंपी गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर से साल 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जांच को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया। शासन ने भर्ती धांधली की जांच विजिलेंस को सौंपी। अब विजिलेंस को शासन का आदेश मिल चुका है। देखिए, जो 2015 में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जांच थी, उसकी विधिवत रूप से विजिलेंस को आदेशित कर दिया गया जांच करने के लिए। हम लोग उसमें जो भी पेपर्स, उसके रेलेवेंट पेपर्स उसको रख के और उसकी टीम हमने गठित कर दी है और उसकी हमें विवेचना
चालू कर दी। देखिए अभी मैं एक्चुअली इनपुट पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अभी विवेचना का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी बातें थी तभी हमें इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत आई और इसमें जो भी होगा वो सच झूठ का पर्दाफाश करके उसकी कार्रवाई। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने मांग रखी कि राज्य गठन के बाद से हुई सभी सरकारी भर्तियों की सीबीआई जांच की जाए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने 10% महिला क्षैतिज आरक्षण को बहाल करने की भी मांग की है। देखिए, जिस तरह से इस राज्य के गठन के मूल में मातृशक्ति और युवाओं ने संघर्ष करके राज्य बनाया था, वो दोनों वर्ग, चाहे महिलाओं का 30% आरक्षण छीन लिया गया हो, युवाओं के रोजगार में जिस तरह से रोज नए घपले आ रहे हैं, पैसे देके बैकडोर एंट्रियां हो रही हैं और युवाओं के हक पे डाका डल रहा है, उन सब मांगों को लेकर आज आंदोलनकारी मंच धरना दे रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि एक तो 30% महिलाओं का, क्योंकि हम सब लोग कहते हैं कि ये राज्य महिलाओं के त्याग और बलिदान से बना है, युवाओं के बलिदान से बना है, तो वो दोनों वर्गों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके रोजगार पर डाका डाला जा रहा है और वो युवा अब सड़क पर उतर आया है और सरकार को चेता रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून में 5 इलेक्ट्रिक बसों को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि राजधानी की सड़कों पर लगभग 20 इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग रूट पर चल रही हैं, जिसमें करीब 70,000 यात्री यात्रा करते हैं। वहीं इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से दिल्ली दौरे पर जब सवाल किया गया तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि वो निजी दौरे पर दिल्ली गए थे। आज 5 इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन होना है आईजीबीपी से लेकर सहजारा तक, उसको आज हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया गया। हमारे 30 इलेक्ट्रिक बसें इस परियोजना के तहत आनी है टोटल, जिसमें आज 5 यदि जो हरी झंडी दिखाई गई तो 20 इस बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी 10 और शेष। मैं दिल्ली गया अपने निजी कार्य से, लेकिन आज कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था, कल गया था और आज मैं वापस आ गया। भू कानून पर सरकार को पेश की गई समिति की रिपोर्ट पर सियासत जारी है। कांग्रेस भू कानून पर सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भू कानून समिति की तरफ से की गई संस्तुतियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस भू कानून की वजह से राज्य की आने वाली भावी पीढ़ी जमीन से महरूम हो जाएगी। जब राज्य बना था उस समय भी प्रत्येक आंदोलनकारी के मन में भावना थी कि हम अपनी जमीनों की अंधाधुंध खरीद को रोकेंगे, हम अपनी संस्कृति को, अपने इस जो आध्यात्मिक परिवेश है उसको बचाएंगे, यहाँ की जैव विविधता और धरोहरों की रक्षा करने का काम करेंगे। आज समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें फिर से लग रहा है कि पर्यटन आदि के नाम पर जमीनों की थोक खरीद फरोख्त का रास्ता रोक दिया गया है। हम अगली पीढ़ी के लिए भी उत्तरदायी। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। लक्सर तहसीलदार संगीता कनौजिया सड़क हादसे के 4 महीने बाद जिंदगी की जंग हार गई। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे ऋषिकेश एम्स में संगीता ने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें संगीता कनौजिया के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एसडीएम कनौजिया के निधन पर दुख जताया। चंपावत में सीएम के आदेश का पालन करते हुए बनबसा में मौजूद कस्टम ऑफिस में कस्टम अधिकारियों ने भारत नेपाल के बीच आयात निर्यात को लेकर बैठक की। इस बैठक में स्थानीय व्यवसायियों के साथ जिले के डीएम और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त विपिन मेनन के साथ नेपाल के कस्टम अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में चंपावत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं के नेपाल के साथ आयात निर्यात पर चर्चा की गई। चंपावत का प्लान है, तो उसमें हमारा एक एडवांटेज है कि नेपाल हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे काफ़ी व्यापार भी होता है, तो इसमें ड्राईपोर्ट भी बनना है फ्यूचर में और यहाँ पे 4 लेन का NH भी बनेगा, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो यहाँ पे जो सामान हमारा बनता है ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है उसको और कैसे बढ़ावा मिल सके और जो व्यापारियों के एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो इसमें भारत सरकार से फेडरेशन जो एक्सपोर्ट फेडरेशन है उसके मेम्बर्स भी आए थे और डेवलपमेंट कमिश्नर सर भी आए हैं नोएडा से। चंपावत जिले में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और एक्सीडेंट रिस्पांस टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। सभी अधिकारी जनपद के आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और भूकंप की मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस अभ्यास में हालात वैसे ही बनाए गए थे जैसे भूकंप आने के दौरान होते हैं। आज
आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं जनपद चंपावत में, तो उसमें हमने अर्थक्वेक सिमुलेशन एक्सरसाइज रखी है। तो ग्राम सिमल्टा में 10:45 पे मॉक ड्रिल के अनुसार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और उस मॉक ड्रिल में हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम DEOC में पूरी टीम हमारी एकत्रित हो चुकी है और यहाँ से हम रिस्पॉन्स मैनेज कर रहे हैं और स्टेजिंग एरिया में SDM साहब हैं, तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स मैनेज करेंगे और ये मॉक ड्रिल का सिमुलेशन आज जारी है। राज्य के स्कूलों की दशा से जुड़ी कई खबर हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाओं के हालात जस के तस हैं। ये तस्वीर चंपावत जिले के विकास खंड पाटी गांव की है, जहां GIC मध्य गंगोला में पानी की व्यवस्था पिछले कई सालों से नहीं है। विद्यालय की छात्राएं स्कूल में पानी नहीं होने की वजह से पड़ोस में शौचालय के लिए जाती हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भोजन माता सिर पर पानी ढोने के बाद छात्रों के लिए भोजन बनाती हैं। काफी वक्त से ये परेशानी चल रही है और इस परेशानी को स्कूल प्रशासन से भी वाकिफ कराया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन दुरुस्त करने की मांग भी की गई है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे विद्यालय में शौचालय की बहुत परेशानी है। शौचालय के लिए पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा वो है नुकसान, मतलब पानी नहीं है ना, पानी नहीं है। हाँ, और ये बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियों की इनके यानी कि विद्यालय से बाहर जाकर के आप किसी दूसरे का शौचालय यूज करते हैं? हाँ, किसी दूसरे का। और फिर जब कभी भी पानी नहीं आता है तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ के इस क्षेत्र के लोग हमें पानी नहीं देना चाहते हैं। सर 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं। अच्छा, तो यहाँ विद्यालय में नहीं है पानी की व्यवस्था? विद्यालय में पानी ही नहीं है, कितने साल हो गए। अच्छा, तब से लगातार ऐसे ही चल रहा है? हाँ, ऐसे ही चल रहा है। जब घर से भी लाते हैं, अपने घर से पार खाना कोट से पानी की व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता। पौड़ी जिले के नागदेव रेंज में वन विभाग ने खूंखार गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। नागदेव रेंज के आसपास के गांव के लोगों ने क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी को लेकर वन विभाग से शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद हरकत में आए वन विभाग ने गुलदार को कैद किया। लालकुआं क्षेत्र में 5 से 16 साल तक के 5 बच्चों को करंट लगने से गंभीर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सगाई कार्यक्रम से पहले घर की छत पर टेंट लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। टेंट की लोहे की रोड हाई टेंशन लाइन से टकराई, जिसकी चपेट में आकर 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। परिजनों ने आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सगाई कार्यक्रम से पहले ही टेंट लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। विद्युत विभाग भी पूरे मामले की जाँच कर रहा है। 5-6 बच्चे थे, तो वो टेंट मतलब पाइप ऊपर चढ़ा रहे थे, तो उसमें जो 11,000 वाली वोल्ट है उसमें टच हो गया था। तो ये बच्चे जो थे सब एक दूसरे पकड़ने के लिए सबको लगा है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह ITBP की बस सड़क हादसे की शिकार हो गई। जानकारी है कि बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई है। इस बस में 14वीं ITBP बटालियन के 12 जवान सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में जवानों को मामूली चोटें आईं। देहरादून पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है। इस अभियान के तहत जिले की पुलिस ने इन 2 महीनों में लगभग करोड़ों के मादक पदार्थ जब्त भी किए। अभियान के तहत SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 146 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 151 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले लगभग 2 महीने में अभी तक हमने 1 करोड़ 43 लाख का ड्रग्स बरामद किया है। इसमें 146 मामले पंजीकृत किए गए, 151 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इसके दृष्टिगत मैंने ये प्रयास किया है कि हमारा सिपाही से लेकर के और मैं मेरे स्वयं के लेवल तक कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ड्रग्स बेचने वालों के विरुद्ध उनके विरुद्ध बिल्कुल बहुत कड़ाई से कार्रवाई करे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं करेगा और अगर कोई करेगा तो इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई मैं करूंगा, इनको मैंने बता रखा। हल्द्वानी में इन दिनों बंदरों का आतंक मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि बंदरों की वजह से रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में मौजूद बंदर बच्चे बुजुर्ग को अपना निशाना बनाते हैं। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि वन विभाग को बताया गया है कि जल्द समस्या का समाधान होगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, मुझे तो जान बचानी मुश्किल हो गई है और मुझे यहाँ टीका चंदन मंदिर में लगाना भी मुश्किल हो गया। मैं हाजिर के पहाड़ी की रूप लाता हूँ, बड़ी लाठी लेके वो खड़े होते हैं मेरे पीछे और फिर मैं एक हाथ में लाठी पकड़ के एक हाथ में टीका की थाली पकड़ के मंदिर में टीका कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा विषय आया है। मैं एक पत्र जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ। बंदरों को पकड़ने के लिए अभी हमारे पास कोई प्रबंधन नहीं है, उनको रखने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फॉरेस्ट विभाग से अनुरोध करेंगे
और इसमें जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा करेंगे, लेकिन फॉरेस्ट विभाग से अनुरोध करेंगे कि जहाँ पर ऐसी आतंक जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है वहाँ पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति ने वेबसाइट की लॉन्च। 1 महीने तक 3 तरह से आम जनता दे सकेगी सुझाव। 1 करोड़ लोगों से मैसेज पर भी मांगे गए सुझाव। भर्ती पेपर लीक मामले के बाद आयोग की विश्वसनीयता पर खड़े हुए सवाल। 8 भर्तियों का जिम्मा छीनने के बाद लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने की हो रही तैयारी। कल कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। विधानसभा भर्ती घोटाले में बीजेपी दिग्गज मुख्यमंत्री को ही दे रहे सलाह, लेकिन धामी निकले 2 कदम आगे। पुराने कारनामों को सुधारने के लिए ले रहे ताबड़तोड़ एक्शन। अपने रिश्ते नातेदारों को दी गई सरकारी नियुक्ति पर अरविंद पांडे ने तोड़ी चुप्पी। जांच में सहयोग का आलाप रहे राग। सोशल मीडिया में वायरल पत्र ने खूब कराई थी किरकिरी। और ऋषिकेश एम्स में 4 महीने से भर्ती लक्सर एसडीएम की मौत। मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी एसडीएम कनौजिया।